तो कल की क्लास में हमने लास्ट में किया था राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात की थी, इसको पार्डोनिंग पावर्स बोलते हैं। और हमने अपने लास्ट स्लाइड के अंदर कंपैरिजन देखा था गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डोनिंग पावर्स का। तो राष्ट्रपति की पार्डोनिंग पावर आर्टिकल 72 के अंदर है और गवर्नर राज्यपाल की 161 के अंदर है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आज हम जो हमारा थोड़ा सा शेष रहता था उसको पूरा कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की या जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जी पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कह सकते हैं कानून बनाने का एक प्रोसेस है जो कि पार्लियामेंट को बाईपास करता है। यहाँ मैं बाईपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट, वैसे तो नॉर्मली पार्लियामेंट के थ्रू ही सारे लॉज बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पास होके। लेकिन एक टाइम ऐसा भी बहुत कम होता है, ऐसे एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारे कंट्री के आगे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, सोशल या सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी, कि जिसमें एक लॉ का लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, लॉ तो पार्लियामेंट के थ्रू आएगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट से साइन होने के बाद फिर वो लॉ के रूप में प्रेजेंट होगा। अब इशू ये है कि पार्लियामेंट का सेशन ऑफ है, यानी कि पार्लियामेंट का जो सत्र है वो नहीं है, तो पार्लियामेंट ऑफ है। या फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से कोई एक ऑफ है, अभी पूरी तरह से पार्लियामेंट नहीं बैठा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर राष्ट्रपति को एडवाइस मिलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मंत्रिपरिषद से, कि आप जो है इस स्थिति से निपटने के लिए ये अध्यादेश लेके आइए। ये अध्यादेश लेके आइए मीन्स हमने आपको अध्यादेश दे दिया है, आपने सिर्फ साइन ही करने हैं। तो इसको आप ओके कीजिए ताकि ये टेम्परेरी पीरियड के लिए कानून के रूप में देश में आ जाए और जो देश के आगे, समाज के आगे समस्या खड़ी हुई है, उस समस्या से निपटने का काम शुरू हो सके। ठीक है। और जब ये अध्यादेश जारी हो जाता है और वो कानून के रूप में देश में टेम्परेरीली, है ना, अस्थायी रूप से लागू भी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में बैठता है, सदन जब वापस अपने उसमें आता है, सत्र में आता है, तो वही अध्यादेश सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर रखा जाता है। दोनों हाउसेस से वो पास होता है। पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के साइन होते हैं और वो लागू हो जाता है और अध्यादेश वापिस हो जाता है। जो ऑर्डिनेंस इश्यू किया था ना, वो रिटर्न हो जाता है और वो लॉ के रूप में, फिर प्रॉपर लॉ के रूप में थ्रू पार्लियामेंट, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट के थ्रू पास होने के बाद वो प्रॉपर वे से एक परमानेंट लॉ के रूप में फंक्शन करता है। ये जो ऑर्डिनेंस होता है, जब राष्ट्रपति इसको इश्यू करते हैं, तो इसकी लाइफ टाइम 6 मंथ्स की होती है, 6 महीने की वैलिडिटी होती है। 6 मंथ्स के अंदर-अंदर इसे पार्लियामेंट के अंदर रख देना ज़रूरी होता है, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। एक बार ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे पार्लियामेंट की सिटिंग शुरू हुई, तो 6 वीक्स के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर इसे पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए। एक तो थी 6 मंथ्स की इसकी अपनी वैलिडिटी है। फिर एक बार अगर ये पार्लियामेंट में रख दिया गया, जब पार्लियामेंट सत्र में आया, तो पार्लियामेंट में ये 6 वीक्स के अंदर पास हो जाना चाहिए। ये कंडीशन है। अदरवाइज़ 6 मंथ्स के बाद भी ये डेड है और 6 वीक्स के बाद भी ये डेड है। और एक बार पास होने के बाद फिर ये प्रॉपर परमानेंट लॉ के रूप में इम्प्लीमेंट रहता है। ठीक है जी? यहाँ पर क्या कहा गया? प्रेसिडेंट जो है, हमारे राष्ट्रपति जो हैं, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर अध्यादेश जारी करते हैं और उनकी सलाह पर ही अध्यादेश वापस ले सकते हैं। ठीक है जी? साथ ही साथ अध्यादेश जो जारी किया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है? तो अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, वो बदलाव के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जाता, वो पार्लियामेंट के सेशन का वेट करना पड़ेगा। सेकंडली, ऑर्डिनेंस के थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का निरस्त नहीं किया जा सकता, उसमें काट-छाँट नहीं की जा सकती या वापस नहीं लिया जा सकता। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मौलिक अधिकार और संविधान में बदलाव ऑर्डिनेंस के दायरे में नहीं आते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया अभी, सेशन में नहीं होती। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में की थी, 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट जो है, उसके ऊपर
लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के आइटम से लॉ बना सकती है। तो ऑर्डिनेंस जो है वो सेंट्रल लिस्ट में जो मेंशन की गई आइटम्स हैं, उनके ऊपर ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो उन मैटर्स के ऊपर ऑर्डिनेंस बनता है। ठीक है जी। अध्यादेश केवल केंद्र सूची में उल्लेखित विषयों पर ही जारी किया जा सकता है। अब संविधान का क्या दृष्टिकोण है इसके प्रति? ये बोलता है जी, जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है, उसको संसद के सामने रखा जाता है, और जिस तारीख को सदन के दोनों पटलों पर रखा जाता है, सदन में पेश किया जाता है, उसके 6 हफ्ते के अंदर जो कुछ मैंने बोला वो अब आ रहा है, क्योंकि मैं एडवांस में सारी चीजें बोल दी, के अंदर वो पास हो जाना चाहिए, अनुमोदित हो जाना चाहिए। नहीं तो वो उसका अस्तित्व विहीन लिखा है यहाँ पे शब्द, यानी कि वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो ये ना जी 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ्स और 6 वीक। साथ में लास्ट की स्लाइड में ये लिखा गया है कि ये जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस साइन करते हैं और लागू होता है, इस ऑर्डिनेंस को जो है अदालत के अंदर जो वो चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। अब क्या है कि ये भी हो सकता है कि जो अध्यादेश जारी किया गया है वो किसी राजनीतिक द्वेष या दबाव में आके किया गया है, कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है, क्योंकि ऑर्डिनेंस होता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एक्ट करने के लिए। आप बिल्कुल एकदम तत्काल कार्रवाई करनी हो तो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। तो मान लीजिए किसी ने कोर्ट में, किसी एमपी एमएलए ने एमपी ने कोर्ट में ये शिकायत कर दी सुप्रीम कोर्ट में, जी ये जो अध्यादेश जारी किया गया है, इसमें राष्ट्रपति का जो विचार है वो थोड़ा-सा संदिग्ध है। मीन्स राष्ट्रपति को ना इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक होता है। देखिए मैं बताऊँ आपको, अध्यादेश जारी करने से पहले जो है ना, राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ, एक त्वरित, एक तत्काल कार्रवाई की, तत्काल इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, इसलिए ये अध्यादेश जारी किया जा रहा है। तो क्या ये इमीडिएट एक्शन, तत्काल कार्यवाही, तत्काल जो सिचुएशन थी, क्या सच में थी, या फिर किसी राजनीतिक उठक-पटक की वजह से ये किया गया है? तो इसको चेक करने के लिए इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और ऐसा प्रावधान जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ जी। तो अब मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। सर ये हाँ आप जी, हाँ जी, पीपीटी बोलिए जी। शेयर करोगे ना मेरे से? सर मैं ये बोल रही हूँ, मैं आप ये भी पीपीटी शेयर करोगे ना कल की और आज की? ये वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, सर जो कल भी करवाया था और ये वाली भी। हाँ जी, ये आज शेयर हो जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, ये फाइनल ग्रुप बनना था इसलिए मैंने डाली नहीं थी। ये एक ही पीपीटी है, ये पूरा ना, जो मैं इसका पीडीएफ मिल जाएगा आज आपको ना, ये जो नया ग्रुप बना है। ओके सर। हाँ जी ठीक है जी, जो फाइनल ग्रुप सर। मैं बना है एक और आपका चीज टीजीटी का, उसमें आ जाएगी। सर एक और हाँ चीज जी, पूछनी थी मैंने। सर ये मृत हाँ जी। घोषणा पत्र जो है ये किस आर्टिकल में है? मृत सर मृत घोषणा घोषणा अच्छा, पत्र। हाँ जी मृत सर। घोषणा पत्र, मित ये, अच्छा ये बोलते सर हैं ये 356 डेड को, लेटर। अनुच्छेद 356 को बोलते हैं मृत पत्र, डेड लेटर। थैंक यू। हाँ जी, समझे जी। जी मृत पत्र, मृत आप घोषणा पत्र बोल रहे हो ना जी, मृत पत्र बोलते हैं अनुच्छेद सर एक 356 को, बात और 356 को। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर हम ना आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं जी उपराष्ट्रपति की। आपको राष्ट्रपति समझ में आ गया तो उपराष्ट्रपति कोई मुश्किल नहीं है। कुछ एक चीजें हैं जो उपराष्ट्रपति में थोड़ी सी खास है, अलग है, वो उसको हम तसल्ली से देखेंगे। तो जी ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है श्री जगदीप धनखड़ जी। ये हमारे देश के 14वें, ये याद रखिएगा, 14th पेपर में आ सकता है, ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है जी।
तो थोड़ा तथ्य देख लेते हैं जी। सबसे पहली बात है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। ठीक है जी। इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। अगर वरीयता देखी जाए, रैंकिंग देखी जाए जी, तो ये दूसरा पद है। ठीक है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 में, और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, 2022 से है ये। अनुच्छेद 63 के अंदर, ये जो कुछ अनुच्छेद मैं स्पेशली लिखता हूं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 63 के अंदर ऐसा वर्णित है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या कार्यालय होगा, नॉट कार्यकाल बट कार्यालय होगा। और हमने ये जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो सिस्टम लिया है, कार्यालय लिया है, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया है। ठीक है जी, वहां से ये लिया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भारत के उपराष्ट्रपति, लेकिन संसद के किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते जी। ठीक है, नहीं, उपराष्ट्रपति क्या है, संसद के किसी भी सदन के हिस्सा नहीं होते हैं। स्टेट की जो विधानसभा है, विधान परिषद, उसमें भी नहीं होते। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे उपराष्ट्रपति का स्टेट से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूँ, सिस्टम के अंदर काम करने का, तो वो नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। पदेन का मतलब है जी एक्स ऑफिशियो बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैं उपराष्ट्रपति चुना गया और उपराष्ट्रपति नियुक्त हुआ, फिर तो जैसे ही मैं उपराष्ट्रपति बना उस कार्यालय के अंदर, उस पोजीशन पर आया, तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में जो ऐसे पद होते हैं, इनको एक्स ऑफिशियो यानी पदेन पद बोलते हैं, पदेन अध्यक्ष बना मैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? उपराष्ट्रपति, जैसे मैं उपराष्ट्रपति बना, तो मैं ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाऊंगा। उसके लिए कोई मेरा इलेक्शन नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक कुछ पोस्टें होती हैं, अटैच होती हैं। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में हमेशा बैठे हुए मिल देंगे आपको। अगर आप सांसद टीवी देखते हैं, अगर आपको कोई शौक है संसद देखने का, तो आपने जरूर देखा होगा कि उपराष्ट्रपति बैठे होते हैं। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति होने की कुछ योग्यता है। एक सबसे कॉमन योग्यता है भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 35 वर्ष का होना, और उनकी जो योग्यता है वो इस प्रकार की होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जा सकें। साथ ही साथ वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ना हो जहां से उन्हें किसी प्रकार कोई लाभ मिलता हो। अब वो लाभ चाहे धन से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित ना हो, कोई सुविधा ही हो, तो इस तरह से उनको कोई प्रॉफिट या कोई लाभ, कोई फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, और जो हमारी स्टेट्स हैं, विधानसभा है वो, और हमारे जो संघ शासित क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, इनके चुने गए सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या, उपराष्ट्रपति में थोड़ा-सा चेंज है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब इसमें जो 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं राज्यसभा के, वो भी भाग लेते हैं। ठीक है? तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता इसमें भाग नहीं लेती। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य सरकारें भाग नहीं लेती, विधानसभाएँ भाग नहीं लेती, ये सिर्फ संसद तक ही सीमित होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल, इनका भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उनके द्वारा किया जाता है। और ये किस सिस्टम से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल समीकरणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट, बैलेट बोलते हैं उस कागज को जिसके ऊपर आप नाम लिखते हैं या नाम के आगे टिक लगाते हैं, फिर उसको फोल्ड करके बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, उस कागज को बैलेट बोलते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि आपने किसी को नहीं दिखाया कि मैंने किसको टिक लगाया या किसका नाम लिखा, आपने बस खुद किया, उसको फोल्ड किया और डाल दिया, उसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। एक शब्द आता है, फिर इसकी जगह एक शब्द एक और आता है, ओपन बैलेट। ओपन बैलेट में आप दिखा के डालते हैं कि मैंने किसको वोट डाला। ठीक है जी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो है ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, अगर मुझे खड़े होना है, तो पहली बात तो 20 लोग जो हैं, 20 जो हमारे सांसद होंगे, 20 सांसदों का या 20 सांसद सदस्यों का समर्थन
मेरे नाम के साथ होना चाहिए और 20 और सांसदों का समर्थन जो है वो और चाहिए मुझे, जब मैं नामांकन दायर करने जाऊँगा, नामांकन भरने जाऊँगा, जमा करने जाऊँगा। तो हमने राष्ट्रपति के केस में देखा था 50-50 था, प्रस्तावक और अनुमोदक, और यहाँ पर 20-20 है, प्रस्तावक और अनुमोदक। ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात का। और ₹15,000 का एक सुरक्षा राशि आरबीआई के पास जमा कराई जाती है। अगर आप जीत गए, तो वापिस, हार गए तो वो गई। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा कंपैरिज़न, जो कुछ मैंने बोला है, एक कंपैरिज़न चार्ट के रूप में यहाँ बनाया है, आपकी सुविधा के लिए, कि आप जब पढ़ें तो साथ-साथ देख भी लें कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव का सिस्टम है, वो कैसे-कैसे होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव का जो सिस्टम है, वो 54 अनुच्छेद के अंदर, और उपराष्ट्रपति का 66वें अनुच्छेद के अंदर है। तो जो कुछ अभी मैंने अभी बोला है, वही सब यहाँ पे लिखा है जी। आप इसको पढ़ लेगा, इसमें रिपीट करने वाली कोई बात मेरे को नज़र नहीं आ रही है। सेम मिलता-जुलता है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर, आपकी सुविधा के लिए दे रखा है। बहुत ही सिंपल है, जो अभी हम पीछे बता रहे हैं, उसको मैंने 2 कॉलम में कर दिया, ताकि आप कंपैरिज़न करके आमने-सामने देख लें, आपको ईज़िली याद हो जाए। शपथ की बात करें, अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ भी तो होगी, उस कार्यालय में जाने से पहले। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन देता है भई? हाँ जी, हाँ जी, सुप्रीम आपसे कोर्ट पूछ के रहा हूँ। हाई जज। सुप्रीम कोर्ट के हाँ जी, उच्च बोलिए, करवाया है मैंने। उच्च न्यायाधीश सर, और सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, उसको बोलते हैं भारत के उच्च न्यायाधीश, ठीक है जी, जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो भारत के उच्च न्यायाधीश, इसका उत्तर है, भारत के जो उच्च न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगर किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति नहीं है, तो उनके स्थान पर जो सबसे कोई वरिष्ठ होगा ना, उपयुक्त वरिष्ठ व्यक्ति हो, उसके द्वारा दिलाई जाती है। उपयुक्त वरिष्ठ मतलब जो न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं कार्यकाल की बात करूँ, टर्म ऑफ ऑफिस, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, 245 सदस्य हैं, उनका कार्यकाल, सदस्यता का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये जो सभापति होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति हैं, इनका राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस बात का ध्यान रखना। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का, और जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, जैसे उपराष्ट्रपति हैं या उपसभापति है, इनका 5 साल ही होता है। तो 5 साल का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति क्या है, अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार, देखिए, कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जो पोस्ट वैकेंट नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, और हमारी तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, चीफ होते हैं, जब ये रिटायर होते हैं, उससे पहले ही इनका जो उत्तराधिकारी होता है, वो नियुक्त हो जाता है। क्योंकि ये पोस्टें एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पोस्ट होती हैं। तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, जैसे उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो जब तक उनके नए उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेते, तो वो 5 साल से कुछ दिन और ऊपर उस कार्यालय में पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज 5 साल पूरे हो गए जी, चलो, हो गया, अपनी बैठ सकते, ऐसा नहीं। वो तब तक नहीं निकलेंगे, जब तक के नया उत्तराधिकारी पद ना संभाल ले। ठीक है जी? साथ ही साथ जो व्यक्ति 5 साल का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का पूरा करके जा रहा है, वो पुनः चुनाव लड़ सकता है, और हो सकता है जीत के वापिस चला आ जाए। तो जितनी मर्ज़ी बार, जब तक उसकी साँसें चल रही हैं, वो उसको दोबारा चुनाव लड़ा के रीजॉइन कराया जा सकता है। बस शर्त ये है कि आपको समर्थन होना चाहिए। तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप जो है री-इलेक्ट हो सकते हो। अब उपराष्ट्रपति का पद कब-कब खाली हो सकता है? पहला तो नॉर्मल है, 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाए। दूसरा, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए।
तीसरा, उन्हें पद से हटा दिया जाए। चौथा, वो अपना त्याग पत्र दे दें। पाँचवाँ, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है, उनका जो चुनावी प्रक्रिया थी, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए कि ये सही नहीं थी। तो ये कारण है जी, जब उपराष्ट्रपति की जो सीट है, वो खाली होती है। देखिए, इसमें जो पहला वाला कारण है, 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति, इसमें सीट खाली से मतलब एक प्रावधान दिया है, लेकिन साथ में ही जो है नए उत्तराधिकारी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रिक्तति भरने के लिए चुनाव चुनाव कार्यालय की समाप्ति से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और थोड़ी-सी मैंने चीज़ें जोड़ी हैं, जैसे अगला जो उपराष्ट्रपति आएगा, उसका चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यालय की समाप्ति के 60 दिन पहले हो जाना चाहिए। लगभग 2 महीना पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, चुन लिया जाना चाहिए। और क्या कहा गया है? अ, दूसरा पॉइंट सिंपल ही है, यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो या निष्कासन हो या अन्य कोई कारण से रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उसको भरने के लिए जो है, चुनाव घटना के बाद शीघ्र आयोजित हो जाना चाहिए, लटकाना नहीं चाहिए। और जैसे ही नया को जो उपराष्ट्रपति आएगा, पदभार सँभालेगा, वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। ठीक है जी? जो उनकी 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक वो अपने पद पर रहेंगे, ये उनका अधिकार है। ऐसा नहीं कि बचा हुआ कार्यकाल था पिछले उपराष्ट्रपति का, वो करेंगे, नहीं, उनको फ्रेश कार्यकाल मिलेगा। हटाया जा कैसे जाना जी उनको? संविधान में बेसिकली हमारी जो संविधान की किताब है, उस पर इनको हटाने के लिए ना कोई वो नहीं बेस नहीं बताया गया कि क्या रीज़न्स रहेंगे उनको हटाने के लिए। उनको उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग था ना, वैसे महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि राष्ट्रपति के केस में थोड़ा डिटेल में है वो हटाना। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो उसका प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में पेश किया जाता है। और उससे भी पहले कम से कम 14 दिनों का एडवांस नोटिस सूचना उपराष्ट्रपति को देनी पड़ेगी, देनी आवश्यक है ताकि वो भी अपनी तैयारी करें, अपना पक्ष रख सकें। जैसे ये प्रस्ताव राज्यसभा में आता है, तो राज्यसभा में ये प्रभावी बहुमत से पारित होता है। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि उस समय जितने सदस्य उपस्थित थे, उनका बहुमत। वहाँ से पास होने के बाद जब ये लोकसभा में जाता है, तो लोकसभा में ये साधारण बहुमत से पारित होता है, 50+1। ऐसा अनुच्छेद 67 बी के अंदर कहा गया है। तो आपने इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है जी। ठीक है? अब एक चीज़ और देखो, ये तो हुआ कि उपराष्ट्रपति को हटाया गया। तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे, तो फिर वो पोस्ट भी खाली हो गई ना, दिखती बात है। उपराष्ट्रपति से ही जुड़ी थी राज्यसभा अध्यक्ष की पोस्ट, तो वो भी खाली हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या, और तो ऑटोमैटिकली होगी। एक चीज़ और जान लो कि राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यसभा के अध्यक्ष को, चेयरमैन को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर आप उपराष्ट्रपति को हटाते हैं, तो अपने आप राज्यसभा चेयरमैन की पोस्ट खाली हो जाती है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के साथ ही जुड़ी हुई थी। तो अब उपराष्ट्रपति क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, तो इसलिए इस कारण से राज्यसभा के अंदर, सिर्फ राज्यसभा के अंदर वो पेश किया जाता है सबसे पहले। वो पेश ही राज्यसभा के अंदर होता है, बाद में लोकसभा में जाता है। ये कारण है। और जब ऐसी स्थिति हो जाए, तो अब राज्यसभा अध्यक्ष की भी कुर्सी खाली होगी, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो हैं, वो राज्यसभा अध्यक्ष का कार्यभार सँभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो या कुछ संदेह हो, तो उसकी जाँच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, वो अंतिम होता है। अगर मैं उनके कार्यशक्तियों की बात करूँ, बिल्कुल सिंपल है जी, आपने पहले भी देख रखी है, फिर से देख लेते हैं। पहली चीज़, अ ये जो राज्यसभा, इसको वो भी बोलते हैं, आपको राज्य परिषद भी बोलते हैं, राज्यों की परिषद, ठीक है? ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ मत करना। इसलिए यहाँ पर राज्य परिषद लिखा गया है, इसको राज्यसभा बोलते हैं। वे राज्य प्रदेश परिषद यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, वे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार सँभाल सकते हैं। इसके भीतर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे क्या है जी, वो राष्ट्रपति पद पर कब बने रहते हैं? जब इस्तीफा, हटाया जाना, मृत्यु, इन कारणों से जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो। और
जब राष्ट्रपति बीमार हों या किसी कारणवश ऐसी स्थिति है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, उस समय भी जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार सँभालते हैं। सिंपल। अंत में हम देख देख रहे हैं जी, कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अनुच्छेद 63 क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में, कार्यालय के बारे में। 64 अनुच्छेद 64 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा, लोकसभा या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है जी? जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है वो अनुच्छेद वाइज़ यहाँ पर आई हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए। सिंपल, वही जो चर्चा की हमने। 66 अनुच्छेद क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे होगा वो प्रोसेस इसमें बताया गया है। 68 अनुच्छेद में बताया गया है उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता। 68 बताया गया है कि पद कैसे-कैसे उनका खाली होता है। 69 में बात की गई है उनकी पंचायत में उपशपथ लिख दिया यहाँ पे, वाइस ओथ्स नहीं होता। प्रेज़ि वाइस प्रेज़िडेंट होना था, वाइस ओथ्स लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं। ये शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है उपराष्ट्रपति की, ठीक है जी? अनुच्छेद 71 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषयों से संबंधित, यानी कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित जो भी मैटर्स हैं, उनसे संबंधित है ये बात है। ठीक है? तो ये था जी हमारा आज का चैप्टर। आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आगे। हाँ जी। चलिए, आई होप ये सिंपल था चैप्टर, इससे कोई डाउट नहीं है। मैं ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो नया ग्रुप बना है। ठीक है जी, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।